नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं एपीएन और अब रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। नोटबंदी को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष ने वेल में आकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देश भर में बैंकों के बाहर एक दो दिन में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसकी वजह है कि वेतन का दिन नजदीक आ गया है और लोग पैसा निकालने के लिए बैंकों में पहुंचेंगे। वहीं नोटबंदी का आज 22वां दिन है। इससे पहले कल मंगलवार को दिन भी एटीएम पैसे नहीं थे, बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के खाते में आजकल में वेतन का पैसा डालेंगी। साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में भी इसी दिन पैसा आएगा। अकेले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 50 लाख है, वहीं पेंशन भोगियों की संख्या 58 लाख है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है। वहीं आरबीआई ने जनधन खातों में जमा करोड़ों रुपए की निकासी पर पाबंदी लगाते हुए इन खातों से महीने में अधिकतम 10,000 रुपए ही निकालने का निर्देश दिया है। लोकसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल 2016 पास हो गया। कांग्रेस ने सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं कराने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिना चर्चा इस विधेयक को पारित करने के खिलाफ आवाज उठाई है। विपक्षी दल राष्ट्रपति से इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं तो उन्हें जुर्माने के रूप में 50% कर देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने पर पकड़े जाने पर 85% कर और जुर्माना लगेगा। घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25% कल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाना होगा। नोटबंदी को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में जवाब देने की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग सिरे से नकार रही है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री माफी मांगों के नारे भी लगाए। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के और फिर बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कालेधन पर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही पार्टी के सांसदों विधायकों के लिए नया फरमान जारी किया है। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी बीजेपी सांसदों विधायकों से अपने खातों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसद भवन में हुई बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों विधायकों को निर्देश दिया कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की खातों की जानकारी दें। 8 नवंबर से लागू हुए नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर संसद अब तक ठीक से नहीं चल सका है। सोमवार को विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ जन आक्रोश दिवस भी मनाया। मंगलवार को विपक्ष ने संसद शुरू होने से पहले आगे की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में बैठक की थी और संसद में जमकर हंगामा किया। मुंबई देवनार में एनसीपी की एक सभा में पार्टी के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद संजय पाटिल के आते समय कुछ लोगों ने तलवारें निकाल ली, जिसके बाद पाटिल ने गार्ड्स ने पिस्तौल तान दी। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का कहना है कि पाटिल ने उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस हंगामे के बाद दोनों नेताओं के समर्थकों की भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हो गई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नवाब मलिक और उनके समर्थक देवनार पुलिस स्टेशन के बाहर तो संजय दीना पाटिल के समर्थक पंतनगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें से 4 पुलिस को गिरफ्त में है, जबकि 5 अब भी फरार है। योग गुरु बाबा रामदेव अब यूपी के नोएडा में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाने जा रहे हैं। इसके लिए वो 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। बताया जा रहा है कि इससे सीधे तौर पर 8,000 और 80,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस पार्क का शिलान्यास अखिलेश यादव आज लखनऊ से करेंगे। कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। ये पार्क अब 455 एकड़ में बनेगा।
यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इस बार भी अंधविश्वास सीएम अखिलेश का पीछा नहीं छोड़ रहा है, या यूं कहें कि चुनाव से कुछ समय पहले अखिलेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि सीएम इस फूड पार्क का उद्घाटन लखनऊ से करेंगे। वो नोएडा नहीं आएंगे। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के लोक भवन में होगा। लखनऊ के एक दिन बाद ममता बनर्जी पटना में धरना दे रही हैं, लेकिन उनकी मुहिम को बिहार में झटका लगता नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी नोटबंदी के समर्थन में आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि वो नोटबंदी के विरोध में नहीं, बल्कि उनका विरोध इसे लागू करने के इंतजाम और तैयारियों को लेकर है। धरने के लिए मंगलवार को पटना पहुंची ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव से उनके निवास पर मुलाकात की, जिस दौरान दोनों के बीच नोटबंदी को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लालू का रुख नोटबंदी को लेकर उदासीन रहा। दरअसल विपक्ष में नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मुखर होकर नोटबंदी के प्रति अपना समर्थन जताया। यहां तक कि अपनी पार्टी को उन्होंने विपक्ष के आक्रोश दिवस से भी अलग रखा। इसको लेकर नीतीश के रुख को बीजेपी से नजदीकी जताने के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन मंगलवार को नीतीश ने आरजेडी विधायकों की बैठक में पहुंचकर यह साफ कर दिया कि वो नोटबंदी के समर्थन पर हैं, लेकिन इसकी तैयारियों के खिलाफ है। नोटबंदी के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं किसानों की हालत और भी ज्यादा बदतर हो रही है। उनकी फसल बर्बाद हो गई है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आज भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ में विधानसभा के सामने कई ट्रॉलियों में आलू भरकर सड़क पर प्रदर्शन किया। आलू के साथ किसानों का प्रदर्शन देखना बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और किसानों ने लोगों को मुफ्त में आलू बांटे। किसानों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से उनकी फसल बर्बाद हो गई है। जो उपज खेतों में पड़ी है, उसका खरीदार कोई नहीं है। ऐसे में उनके पास अपनी फसल को मुफ्त में देने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। नोटबंदी के कारण कानपुर में 1 लाख मीट्रिक टन आलू सड़ने की आशंका पैदा हो गई है। कानपुर से मैनपुरी तक 250 से अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं और किसान उनमें रखे अपने आलू का किराया भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के पास उनका आलू सड़कों पर फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 30 नवंबर तक उन्होंने अपना आलू नहीं उठाया तो वो इसे सड़ने के लिए बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में नोटबंदी के चलते आमजन की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंकों में लंबी कतार लगाए लोग पैसे नहीं मिलने से बड़ी संख्या में हो रहे वापस। प्रधानमंत्री भले ही नोटबंदी पर शब्द जाल फेंक कर लोगों को लुभाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी कि आम जन को राहत मिल सके। शादी का समय है, फसलों की कटाई और बुआई का समय है। कुछ इसी समस्या से आजिज लोगों ने शांति, मैत्री व करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर में आज 4 लेन सड़क को जाम कर अपना आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, जिससे कि कोहरा और ठंड बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पहाड़ों और पर बर्फ गिरेगी, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी के तमाम शहरों में कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़क और रेल यातायात पर भी असर है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। वहीं दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। मऊ में कोहरे के चलते एक रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से मऊ में घना कोहरा छाया हुआ था और कोहरे की वजह से बस के ड्राइवर को साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी दौरान बस एक ट्रक से जा टकराई। कोहरे के दस्तक देते ही भारतीय रेल की गति धीमी हो गई है। कोहरे की वजह से ट्रेन 4 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि मुगलसराय मंडल में रेल प्रशासन ने ट्रेनों के परिचालन के लिए लोको पायलट को कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिनमें कोहरे में स्पीड और पटाखा सिग्नल के सहारे ट्रेन को चलाने की हिदायत दी गई है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार लोहिया आवास योजना प्रतापगढ़ में घोटाले की भीड़ चढ़ गई। मामला जनपद के चक मुबारकपुर गांव का है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने मानकों की अनदेखी करके लोहिया आवास आवंटन कर और गांव के प्रधान शमसुल ने एक दिव्यांग महिला के खाते से लोहिया आवास का पैसा निकालकर हड़प लिया, जिसकी कई बार शिकायत के बावजूद प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में जनपद के परियोजना निदेशक का कहना है कि गांव में जांच के बाद भी गरीब एवं पात्र लोगों को लोहिया आवास दिया जाता है। कम से कम 25 लोगों को, अपात्र लोगों को लोहिया कॉलोनी अलॉट की है। जिस टोटल इन्होंने 72 कॉलोनी दी है, जिसमें से 20-25 लोग जो हैं एकदम से फर्जी लोग हैं, जिनका पक्का मकान बना हुआ है, जिनके पास 2-2 बंदूक की लाइसेंस है। पात्र लोग हैं उनसे 30-30 हजार रुपए और जो अपात्र लोग हैं उनसे 50-50 हजार रुपए लेकर उनको लाभ दिया गया। जहां एक और लोग नोटबंदी से परेशान है, वहीं सीतापुर में एक बैंक ऐसा है जहां पिछले एक हफ्ते से कैश नहीं पहुंच रहा है। ये बैंक ही ग्राम सभा वाड़ी का है। वहीं बैंक मैनेजर की माने तो पिछले एक हफ्ते से बैंक से पैसा ही नहीं पहुंचा पा रहे। मैनेजर के मुताबिक रोज कैश लेने के लिए गाड़ी जाती है, पर शाम को जब गाड़ी लौटती है तो वो खाली आती है। यूपी के हरदोई जिले में तैनात पुलिस कैप्टन राजीव मल्होत्रा की सरकारी गाड़ी टाटा सुमो आखिरकार लखनऊ पुलिस ने बरामद कर ली। बीती 4 नवंबर को चोरी हुई गाड़ी तो नहीं मिली, हालांकि गाड़ी के कलपुर्जे जरूर लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने सरकारी वायरलेस भी बरामद कर लिया है और रामकिशोर नाम का एक आरोपी भी पुलिस के हाथ लगा। आए हैं उसमें ये रामकिशोर नाम का एक व्यक्ति है जिसने सिंगल हैंडेडली इस गाड़ी को चोरी किया और उसने एडमिट किया। पास्ट में भी वो इस प्रकार की चोरियां करता रहा है। उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग निकाल रहे हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया, मकसद केवल चोरी था और उस चोरी के लिए इनको कुछ पैसा, जैसे इनका टाई अप रहता था बाहर से। बदायूं में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये लड़की नाबालिग बताई जा रही है। कई दिन तक पुलिस के चक्कर लगाने के बाद आज आला अधिकारियों के कहने पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस पर पीड़ित ने मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। में थाने पर पीड़िता के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है और 25/11 घटना है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पीड़िता को मेडिकल कराया जा रहा है। आगे 164 बयान के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की गोली लगने से रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। वारदात मंगलवार शाम देहरादून पुलिस लाइन में घटी। मरने वाले सिपाही का नाम हुकुम सिंह है, जो घटना के वक्त ड्यूटी करके वापस लौटा था। जानकारी के मुताबिक सिपाही हुकुम सिंह मंगलवार शाम हवालात ड्यूटी पर ऋषिकेश गया था, जहां से ड्यूटी करके शाम करीब 6:15 बजे वो देहरादून पुलिस लाइन पहुंचा और फिर गारद में सरकारी शस्त्र जमा करवाने। इस बीच सिपाही हुकुम सिंह के साथियों ने गोली चलने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही वो मौके पर पहुंचे। हुकुम सिंह खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस लाइन देहरादून में एक हमारे जवान को गोली लगी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। जवान का नाम हुकुम सिंह था, जो लगभग उनकी उम्र 42 ईयर्स थी। प्रारंभिक जांच के दौरान ये सामने आया है कि ये एक्सीडेंटल फायर होने की संभावना